नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया की जंग में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने उसके कई विमानों को मार गिराया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अमेरिका की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईरानी हमलों में अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के साथ ही एक अमेरिकी A-10 वॉरथॉग अटैक एयरक्राफ्ट भी निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद एक अमेरिकी पायलट अभी भी लापता है और ईरान ने उसे पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब वो भी इस जंग में हो रहे नुकसान को कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं, जिस पर ईरान ने भी उन्हें घेर लिया। तो 24 घंटे में ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चोट। कैसे एक झटके में जंग की तस्वीर बदलती नजर आ रही है, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ा यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की की ईस्टर युद्ध विराम की मांग के बीच तेज हुए हमले। यूक्रेन के वित्त पोषण पर भी मंडराया संकट। मुश्किलों से घिरी पाकिस्तान सरकार। यूएई को इसी महीने $3.5 अरब का कर्ज चुकाने पर हुई मजबूर। उधर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन से बैकफुट पर आए पीएम शहबाज। कुर्सी बचाने के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग का बड़ा एक्शन। पोलित ब्यूरो के सदस्य झिंगरुई के खिलाफ शुरू हुई जांच। लगातार जारी कार्रवाई से सेना में टॉप कमांडरों की हुई कमी। और चलते चलते में देखेंगे टॉप 10 सेना रखने वाले देशों की लिस्ट को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने सबको चौंकाया। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में चुनाव प्रशासन में बदलाव करने की तैयारी को लेकर घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। डेमोक्रेट शासित 2 दर्जन राज्यों ने किया मुकदमा। डाक द्वारा मतदान पर लगाई गई सीमा को दी चुनौती। एप्स्टीन मामले में बैंक ऑफ अमेरिका और पीड़ितों के बीच बड़ा समझौता। $7 करोड़ 25 लाख का बनाया गया फंड। एक साथ कई पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा। डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए सख्त नियम बनाने की तैयारी में चीन। बल लगाना, दुरुपयोग पर अंकुश लगाना और एआई के तेजी से विस्तार के बीच नाबालिगों की सुरक्षा करना होगा अनिवार्य। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने ली पृथ्वी की शानदार तस्वीरें। तस्वीरों में दिखी ऑरोरा, ज़ोडिएकल लाइट और शहर की रोशनी। लगभग 10 दिन तक चलेगा यह मिशन। तो पश्चिम एशिया में जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका अब खुद ईरान के हमलों का सामना नहीं कर पा रहा। ईरान ने बीते 24 घंटे में ही उसे जंग में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। एक साथ उसके कई विमान गिरा दिए हैं। जी हां, ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जबकि बचाव अभियान में लगे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी हमले की चपेट में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान ईरान के अंदर सैन्य अभियान के दौरान क्रैश हो गया। इस विमान में 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरा अब भी लापता है और उसके ईरान में ही कहीं छिपे होने की आशंका है। वहीं एक अन्य घटना में कुवैत के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी A-10 वॉरथॉग अटैक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसका पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहा। कुवैत में ही कैंप बुहरिंग पर हुए ईरानी हमलों में अमेरिकी सेना का एक बोइंग CH-47 चीनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे लेकर ईरानी मीडिया की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। ईरानी राज्य टेलीविजन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर कोई दुश्मन पायलट दिखे तो उसे पुलिस को सौंप दे और इसके बदले इनाम देने का वादा भी किया है, जिससे साफ है कि बीते 24 घंटे अमेरिकी वायुसेना के लिए बेहद भारी रहे। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे लेकर सवाल किया गया तो पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने भी अपने नुकसान को कबूल किया है। ट्रंप ने कहा कि इन घटनाओं का कूटनीति और बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये युद्ध है, हम युद्ध में हैं। मौजूदा हालात जटिल और संवेदनशील हैं, इसलिए मैं चल रहे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मीडिया कवरेज को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि ये एक सक्रिय सैन्य अभियान है, जिसे समझने की जरूरत है। यानी जो ट्रंप कल तक अमेरिका की जीत के दावे कर रहे थे, ईरान को लगातार धमकियां दे रहे थे, अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। इसे लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने तंज भी कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान को लगातार 37 बार हराने के बाद उन्होंने जो ये बिना रणनीति वाला शानदार युद्ध शुरू किया था, वो सत्ता परिवर्तन से घटकर अरे क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है प्लीज तक आ गया है। वाह क्या जबरदस्त तरक्की है, सचमुच के जीनियस।
वहीं एक के बाद एक कई सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों के प्रभावित होने की घटनाओं ने इस युद्ध की गंभीरता और जोखिम को और बढ़ा दिया है। पेंटागन के मुताबिक अब तक 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा घायल हैं। इस जंग में अब तक अमेरिका को 4 F-15E फाइटर जेट का नुकसान उठाना पड़ा है। उसका एक E-3 सेंट्री अवाक्स विमान भी ईरानी हमले में तबाह हो चुका है। ताजा हमलों को लेकर ईरान ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस ने इस्फहान के ऊपर एक MQ-1 अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है, जिससे साफ है कि इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि जंग में डटे रहने के लिए अमेरिका को अपना रक्षा बजट भी बढ़ाना पड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल के लिए अमेरिका के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की मांग की है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें मिलिट्री बजट को 42% बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी है, लेकिन वहां भी उसे कामयाबी नहीं मिल रही। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ने 2 अप्रैल को मित्र देशों में से किसी एक के जरिए 48 घंटे के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाओं के सामने बढ़ती चुनौतियों के बाद आया है। अमेरिकी प्रस्ताव का ईरान ने लिखित जवाब नहीं दिया, बल्कि लगातार हमले करके जमीनी स्तर पर जवाबी कार्रवाई की। यानी ईरान ने 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच इजरायली सेना यानी IDF ने जरूर यह दावा किया है कि उसकी वायुसेना के विमानों ने तेहरान में कई बड़े सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के एरियल डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में उन जगहों को भी तबाह किया गया है जहां हथियारों का उत्पादन और रिसर्च किया जाता था। लेकिन मौजूदा हालात में यह साफ है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर अमेरिका और इजरायल बुरी तरह फंस गए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे इस जंग में क्या निकलकर सामने आता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से ईरान जंग में उलझे हैं, तब से ही यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में वो अकेला पड़ गया है। ना तो उसके पास हथियार बचे हैं और ना ही जंग के मैदान में टिके रहने के लिए जरूरी फंड, क्योंकि अगर रूस के साथ इस जंग में पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन टिका हुआ है, तो उसके पीछे की वजह अमेरिका और यूरोप से मिलने वाली मदद है। लेकिन अब जब उसे अमेरिका से हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो पूरी तरह यूरोप की मदद पर निर्भर हो गया है। लेकिन इसमें भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संसद से कानून पारित करवाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को वहां भी सांसदों का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसे में अब उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सांसदों से अगले हफ्ते ही महत्वपूर्ण कानून पारित करने की अपील की है, ताकि वित्तीय संकट को टाला जा सके और यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने में मदद मिल सके, और साथ ही यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए जरूरी प्रमुख सुधारों को लागू किया जा सके। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मेरे पास प्रमुख मसौदा कानूनों की एक सूची है जो फंड इकट्ठा करने के लिए जरूरी है। इनमें अदालती व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर ऊर्जा क्षेत्र की प्रक्रियाओं में सुधार करना शामिल है। मेरा मानना है कि सभी दलों के संसद सदस्यों को यूक्रेन के बजट के लिए इन विधेयकों के महत्व को समझना चाहिए। उन्हें भी, जिनके पास संसद में बहुमत है लेकिन संबंध खराब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस विधेयक पर 7 और 8 अप्रैल को वोटिंग की तैयारी है। यूक्रेन अंदरूनी चुनौतियों से तो जूझ रहा है ही, और साथ ही उसे रूस की बढ़ती आक्रामकता का भी सामना करना पड़ रहा है। रूसी सेना ने पहले ही उसके एक और प्रांत लुहांस्क पर कब्जे का दावा किया है, जिसके बाद से यूक्रेन ईस्टर युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन उसकी कोशिशें भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही, बल्कि इसके उलट रूस की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। ताजा हमलों में खेरसोन, जितोमिर, खार्किव, सूमी और दनेस्क क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रात भर में लगभग 5000 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन के ईस्टर युद्ध विराम प्रस्तावों पर मॉस्को की प्रतिक्रिया क्रूर हमलों के साथ है। वहीं क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख माइकोला क्लाशनिक ने बताया कि कीव क्षेत्र एक बार फिर बड़े पैमाने पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले की चपेट में है। कीव के 3 उपनगरों बुचा, फास्तेव और ओबुखिव पर हुए हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि क्रेमलिन नागरिकों की पीड़ा बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति बदल रहा है। दिन के समय में गोलीबारी कर रहा है और ज्यादा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी इस क्षेत्र में भी जंग तेज होती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ज़ेलेंस्की रूस को ईस्टर युद्ध विराम के लिए मना पाएंगे। अब अगली खबर में बात करेंगे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की।
तो पाकिस्तान इस वक्त दो तरफा मार झेल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी जंग से पाकिस्तान में भी ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार के खिलाफ हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग पहले से ही आर्थिक तंगी और तेजी से बढ़ रही महंगाई से परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ था और इस बीच शहबाज सरकार ने अचानक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। जहां पेट्रोल की कीमत 458 रुपए 40 पैसे कर दी गई, वहीं डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई, जिससे जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया और बाद में पूरे देश में ही बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। जनता का गुस्सा इतना उग्र रहा कि शहबाज सरकार को बैकफुट पर आने पर मजबूर होना पड़ा और सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने एक झटके में पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर घटा दिए हैं, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 378 रुपए हो गई है। पाकिस्तान की जनता ने तो शहबाज सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया ही, साथ ही यूएई ने भी पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने का काम किया है। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से कुल $3.5 अरब का कर्ज लिया था और अब यह कर्ज लौटाने की डेडलाइन लगभग खत्म होने वाली है। हालांकि शहबाज सरकार की तरफ से इस टाइम लिमिट को बढ़ाने की मांग कई बार की गई, लेकिन यूएई ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान दो तरफा घिर गया है। यूएई की तरफ से झटका लगने के बाद पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और अब पाकिस्तान में छाई कंगाली के बीच शहबाज सरकार को यह भारी भरकम रकम लौटानी ही होगी, जिसके बाद पाकिस्तान ने यूएई से लिए गए पूरे कर्ज को लौटाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी खुद शहबाज सरकार की तरफ से दी गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि सरकार 11 अप्रैल को $450 मिलियन, 17 अप्रैल को $2 अरब और 23 अप्रैल को $1 अरब वापस कर देगी। कर्ज चुकाने की व्यवस्था की जा रही है। पाकिस्तान इस महीने $4.8 अरब का कर्ज चुकाएगा। इसमें 8 अप्रैल को $1.3 अरब का यूरो बॉन्ड भी शामिल है। अब ऐसे में शहबाज सरकार दो तरफा मुश्किलों से घिरी हुई है। एक तरफ जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएई ने भी कर्ज चुकाने के लिए और मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति में उसके लिए ये राशि लौटाना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि आखिर वो कैसे ये राशि जुटाता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन की। तो इस वक्त पूरे चीन में उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन एक कमजोरी के चलते वो ये नहीं कर पा रहा और वो कमजोरी है उसकी सेना में टॉप कमांडरों की कमी। एक महीने पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में यह खुलासा हुआ था कि 2023 में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे, जो अलग अलग खास विभागों और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। लेकिन अब इनमें सिर्फ 7 बचे हैं और बाकी के या तो जेल में हैं या फिर गायब कर दिए गए हैं। इन सभी पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और फिर उन्हें गायब कर दिया गया और लंबे समय बाद खबर आती है कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने करीबियों पर जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं, जिसके चलते चीनी सेना खोखली हो गई है। और यही कारण है कि जहां अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ जंग में बुरी तरह से फंस चुका है, इस मौके पर भी चीन ताइवान को झुकाने में कामयाब नहीं हो पा रहा और ना ही जिनपिंग ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाए। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने अपने एक और करीबी की बलि ले ली है और इस बार भी आरोप भ्रष्टाचार के ही लगाए गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले और चीन की सबसे शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य मा झिंगरुई पर कार्रवाई की गई है। कभी जिनपिंग के बगल में बैठकर चीन की किस्मत के बड़े फैसले लेने वाले इस नेता को अब गद्दार और भ्रष्ट घोषित कर जांच के घेरे में ले लिया गया है। चीन की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने पुष्टि की है कि मा झिंगरुई के खिलाफ कानून और अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के संदेह में जांच शुरू कर दी गई है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीधे सीधे कहें तो जिनपिंग की अपनी टीम का एक और खिलाड़ी अब उनके ही रडार पर आ चुका है। अब यह बात तो आप जानते ही हैं कि मा झिंगरुई कोई साधारण नेता नहीं है। वो चीन की सत्ता के शीर्ष 24 लोगों में शामिल थे। झिंगरुई को चीन के सबसे अशांत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके शिनजियांग का पार्टी चीफ बनाया गया था। इसके अलावा वो ग्रामीण विकास से जुड़े केंद्रीय नेतृत्व समूह के उपनेता भी थे। चीन की राजनीति में उन्हें एक राइजिंग स्टार माना जाता था और जिनपिंग उन्हें उन महत्वपूर्ण बैठकों में अपने साथ रखते थे जहां देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े गोपनीय फैसले किए जाते थे। लेकिन अब उन्हें गद्दार और भ्रष्ट बताया जा रहा है।
हालांकि चीन की सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन यानी सीसीडीआई ने अभी तक भ्रष्टाचार के ब्यौरे सार्वजनिक नहीं किए हैं और शायद किए भी नहीं जाएंगे। वैसे मां झिंगरुई के मामले में भी वही कहानी दोहराई गई जो दूसरे जनरलों के साथ दोहराई गई है। अक्टूबर के बाद से मां झिंगरुई अचानक गायब हो गए। पिछले महीने चीन के सबसे बड़े वार्षिक संसदीय सत्र में जब देश के सभी बड़े नेता मौजूद थे तब झिंगरुई की कुर्सी खाली थी और अब यह साफ हो चुका है कि यह कुर्सी भरेगी जरूर, लेकिन झिंगरुई की जगह इस पर कोई शी जिनपिंग का वफादार ही बैठेगा, झिंगरुई नहीं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सेना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में किस देश के पास सबसे बड़ी सेना है तो आप क्या जवाब देंगे? आप अगर अमेरिका, चीन या भारत के बारे में सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर 2026 की एक ताजा रिपोर्ट ने दुनिया के ऐसे 10 देशों की लिस्ट जारी की है जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर चौंकाने वाला नाम है। तो आइए जरा इस लिस्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं। तो इसमें नंबर 10 और 9 पर ताइवान और उत्तर कोरिया है। इन दोनों ही देशों के पास करीब 19 लाख सैनिक है। एक छोटा सा ताइवान अपनी पूरी ताकत झोंककर 10वें नंबर पर है, क्योंकि उसे हर वक्त चीन का डर सताता है। वहीं नंबर 8 पर अमेरिका है। नंबर 8 पर अमेरिका का नाम सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर देश सैनिकों की कुल संख्या के मामले में 21 लाख के साथ काफी पीछे है। वहीं नंबर 7 और 6 पर चीन और रूस का नाम है, क्योंकि चीन के पास एक्टिव सैनिक तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन कुल गिनती में वो 31 लाख पर सिमट गया। वहीं रूस 36 लाख के साथ छठे नंबर पर है। इसके बाद नंबर 5 और नंबर 4 पर दक्षिण कोरिया और भारत का नाम है। दक्षिण कोरिया अपने खतरनाक पड़ोसी की वजह से 36.5 लाख की फौज रखता है। वहीं भारत अपनी विशाल सेना और रिजर्व जवानों को मिलाकर 49 लाख की ताकत के साथ चौथे नंबर पर है। और अब बारी है टॉप 3 देशों की। तो तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में यूक्रेन है। रूस से चल रही जंग ने यूक्रेन को रातों रात फौजी देश बना दिया है। आज इनके पास 50 लाख से ज्यादा लोग सेना से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर वियतनाम का नाम है। इस छोटे से देश के पास एक्टिव सैनिक कम है, लेकिन 53 लाख रिजर्व सैनिक ऐसे हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं, लेकिन जंग के एक बुलावे पर बंदूक उठा लेते हैं। और अब बारी आती है उस देश की जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो इन सभी देशों को पछाड़कर नंबर 1 पर है बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश। ग्लोबल फायर पावर 2026 की रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश के पास 70 लाख से ज्यादा सैन्यकर्मी हैं। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि उनके पास बॉर्डर पर रहने वाले असली सैनिक तो सिर्फ 2 लाख है, लेकिन उन्होंने अपने रिजर्व और अर्ध सैनिक बलों की तैयारी से दिग्गज देशों को पीछे छोड़ दिया है। यानी यह जरूरी नहीं कि जो देश सबसे अमीर हो उसकी फौज भी सबसे बड़ी हो। जहां चीन और भारत जैसे देशों के पास सीमा पर डटे हुए जाबाज सैनिकों की बड़ी फौज है, वहीं बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने अपने आम नागरिकों और रिजर्व फोर्स को इस कदर तैयार किया है कि वे किसी भी आपदा में उसकी दीवार बन सके। यह दिखाता है कि आज के दौर में ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है, बल्कि हर नागरिक की तैयारी में छिपी हुई है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।